बातों की चौखट जहां आंगन बबूल का, मंजिल है खोई खोई सी, रास्ता है धूल का। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम। मंजू बिटिया का फोन। हाँ बेटी, लो अपनी मम्मा से बात करो। हेलो माई। हाँ हाँ, खुश रह। दामाद जी, सास ससुर जिठानी सब वहाँ कैसे हैं? और तुम कैसी हो? ऐसे हालात में बहुत ही अच्छा ख्याल रखना। हाँ, यहाँ भी सब ठीक है। ये परोरा की सब्जी बनाए हैं। बाबूजी, हाँ बाबूजी के पैर में थोड़ा दर्द है। लो लो बाबूजी से बात करो। हाँ, खुश रहो। बाबूजी, माई तो सर ऐसे खाते रहती हैं, जाके दवा काहे नहीं खा लेते? तुमसे बात हो जाती है तो सब दर्द ठीक हो जाता है। अच्छा ये बताओ, तुम कैसी हो? ठीक ही होगी। ऐसा घर वर परिवार मिला है? बाबूजी, मुझे आपसे। अब फोन रखते हैं बिटिया, बिल बढ़ रहा होगा। खुश रहो। घर परिवार तो ठीक मिला है, लेकिन नमस्ते काका। जब बेटी का फोन घर पे आ जाता है तो आप बाहर आके क्यों बात करते हैं? वो क्या ना, यहाँ टावर साफ आता है और बिटिया से जब तक बात नहीं होती तो तब तक मन भी नहीं लगता। अच्छा काका। चांद से महबूबा हो मेरे, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। कहाँ खोई हुई रोती? आज हमारी शादी की सालगिरह है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे यार, पति फूल लेके आया है तो कम से कम खूबसूरत बीवी का पति होने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे बात करेंगे। चलिए, बाबूजी के चाय का समय हो गया। जैसा मैंने सोचा था। नारी शक्ति से ही लोगों की जिंदगी में निरंतरता है, विकास की प्रक्रिया है। बहू बेटी ना हो तो घर पूरे नहीं होते। सर, घर नहीं परिवार है। अरे दोनों एक ही तो है, क्या अंतर है? फर्क है बाबूजी, फर्क है। घर बनता है परिवार से और परिवार बनता है प्यार से। बैठो बिजरा, बैठो यार, चलो। घर बसाने के लिए परिवार चाहिए, और अगर परिवार साथ हो तो घर के बिना भी जीवन जिया जा सकता है। बिजरा जी, पूरी दिल्ली में अगर आपको एक भी ऐसा परिवार मिल जाए जिसमें ऐसी बहू हो तो मुझे बताना, आपकी सैलरी डबल कर दूंगा। बहू, मेरा प्रोटीन शेक लेकर आ। जाइए, आपकी सास का फरमान आ गया। मुझे तो डर है कि कहीं ये भागते भागते किसी दिन लंदन तक ना पहुंच जाए। हाँ तो मिश्रा जी, अपन क्या बात कर रहे थे? सर, नारी शक्ति। हाँ, नारी शक्ति।
दे। ये लीजिए माँ। अरे तू भी कुछ एक्सरसाइज कर लिया कर, फिट रहेगी ना तो पति ज्यादा सुनेगा। सास तो इतनी मान ही रही है, तो पति थोड़ा कम भी प्यार करेगा तो चलेगा। तेरा तो भगवान मालिक है। अरे दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? ये सब के लिए आपकी देवरानी है ना। ये सब तुम छोड़ो, ये बोलो कि अयान से तुमने बात की या नहीं की? अरे बाबा, कर लूंगी, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है। जल्दी कर लो, अच्छे लोगों के चेहरे के पीछे ना कई परतें होती हैं। मुझे तो आपकी ये सब बातें कभी समझ में नहीं आती। भगवान ना करे तुम्हारे साथ वो हो, लेकिन अगर हुआ तो ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे ये इंसान के रूप में गिरगिट कब रंग बदल ले तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आखिर सक्सेना परिवार के बारे में उनकी अपनी ही बड़ी बहू मतलबी और रंग बदलने वाले गिरगिट जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही थी? संभव है ये सक्सेना परिवार की बड़ी बहू की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती, लेकिन मंजू आखिर अपने पिता से क्या बात करना चाहती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों मानसिक अवस्थाओं के बीच कोई मेल हो? लेकिन ये जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मंजू थी कौन। मैं श्रद्धा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ ना हौसला हारेंगे हम में। हमारी आज की कहानी बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव अकोपुर में रहने वाली मंजू की है। मंजू एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके माँ बाप बामुश्किल 2 वक्त की रोटी जोड़ पाते थे। ऐसे में उसकी किस्मत ऐसी पलटी कि उसकी शादी दिल्ली के बेहद रईस सक्सेना परिवार में तय हो गई, और वो भी बिना 1 रुपए दहेज के। मंजू भी हर लड़की की तरह अपने ससुराल के, सास ससुर के और पति के बारे में सोचने लगी, उनके ख्वाब देखने लगी। और फिर मंजू की शादी हो गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अभाव में पली बढ़ी मंजू दिल्ली के एक खानदानी और अमीर परिवार की बहू बन गई। उसके लिए तो मानो उसके सारे सुनहरे सपने पूरे होने वाली बात थी। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी। दिल्ली के समृद्ध परिवार ने अपने बेटे की शादी गांव की एक अनपढ़ लड़की से क्यों कर दी? क्या वो लोग वाकई बहुत अच्छे थे, या फिर इस अच्छे होने के नीचे कोई और परत थी? क्योंकि चमत्कार और साजिश दोनों शुरू में अविश्वसनीय होते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, मंजू की शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। मानो सब नई नवेली दुल्हन के आगे बिछ से गए हों।
बहू तो चांद जैसी मिली है। बहू तो अगरबत्ती जैसी होनी चाहिए, सीधी और सुगंधित। आंटी वैसे नई बहू के आने से अब आपको पोता पोती तो मिल जाएंगे, बड़ी बहू तो बहू बन के ही रह गई। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कल से पक्का नो ड्रिंक्स। अगर तुम कहोगे तो कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीऊंगा। वैसे एक बात कहूँ सच्ची सच्ची, मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। भाभी नाराज होकर चली गई थी, मैं एक बार भाभी से बात करके आता हूँ जाके। भाभी, इन लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते। नहीं भैया नहीं, मैं अम्मा और बाबूजी की बातों का बुरा नहीं मान रही। मुझे चिंता इस बात की है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है मंजू के साथ नहीं हो भैया। नहीं भाभी, मैं मंजू के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होने दूंगा। पर आप तो जानती है ना, मम्मी पापा के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाता। मैं भी चाहता हूँ कि इस घर में गुड़िया की हंसी सुनाई दे। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मंजू के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा कभी भी। भैया मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप ऐसा कुछ भी नहीं होने दोगे। भैया मेरे विश्वास को टूटने मत देना। भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ मंजू के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। बस मुझे आपका साथ चाहिए भाभी। के साथ भैया, मैं आपके साथ हूँ भैया। एक अच्छी सास, एक अच्छा ससुर, एक संतुलित पति और एक प्यारा सा परिवार, हर लड़की की बस यही तमन्ना होती है। और मंजू को तो ये सब कुछ मिला। उसके ससुराल वाले उसे पलकों पर बिठाकर रखने लगे। मंजू के प्रेग्नेंट होते ही उसके ससुराल वाले उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे। समान अंतराल पर उसका डॉक्टरी चेकअप कराया जाने लगा। एक माँ की तरह मंजू की सास उसे हर समय एक सुंदर और तंदुरुस्त औलाद होने की टिप्स देती रही। लेकिन 3 महीने बाद एक दिन मंजू की सास उसे रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर गई। लेकिन तब मंजू को ये कहाँ पता था कि वो रूटीन चेकअप नहीं है, बल्कि वो चेकअप तो कुछ और ही था। हमारी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हारी बीवी के पेट में इस घर का वारिस नहीं बल्कि इस घर का बोझ पल रहा है। इससे पहले कि वो पैदा हो उसे हमें खत्म करना होगा।
ने रिपोर्ट चेक कर ली है, बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, घबराने की कोई बात नहीं। लड़का या लड़की? सर ये बताना कानूनी जुर्म है, और आज के समय में लड़का लड़की में भेद। पहले भी तो आपने बताया ही है ना। सर पहले बताया था, लेकिन इस बार पैसे कुछ ज्यादा ही लगेंगे। 1 लाख? सर इस बार भी बच्ची है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हारी बीवी के पेट में इस घर का वारिस नहीं बल्कि इस घर का बोझ पल रहा है। इससे पहले कि वो पैदा हो उसे हमें खत्म करना होगा। अयान, बीवी को बोलो बच्चा गिराते हैं, इसी में हम सबकी भलाई है। सुनो ना, अगर लड़का हुआ तो डॉक्टर बनाएंगे और लड़की हुई तो टेनिस प्लेयर। मुझे टेनिस प्लेयर बनना था लेकिन बन नहीं पाई। गांव में कैसे? मंजू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? कि हम हमारे बेटे को तुम्हारे जैसा बोंदू बनाएंगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा पहला बच्चा हो तो लड़का ही हो, फिर भले ही बाद में लड़की हो तो कोई बात नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? और ये आप कह रहे हैं? और अगर मेरे पेट में लड़की हुई तो हम डॉक्टर के पास जाकर। डॉक्टर के पास जाके क्या? अगर आपने दोबारा ऐसी बात की ना, सच में मैं बाबूजी को कह दूंगी, वही आपसे बात करेंगे। अच्छा अब गुस्सा मत हो, हम ये बात फिर कभी कर लेंगे। 2 किलोमीटर दूर हो जाओ। मैं तो बस ऐसे ही। राहु, अयान ने तुमसे बात की थी, उसका तुमने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। कौन सी बात? यही कि घर में पहला बच्चा लड़का। हाँ माँ जी, समझाइए ना इन्हें। ये जब भी आते हैं मुझे यही कहते, अगर लड़की हुई तो गिराना पड़ेगा। ये भी कोई बात हुई क्या? सही तो बोल रहा है। अरे बेटा, इनका कहने का मतलब ये है कि हम सब यही चाहते हैं कि पहला बच्चा बेटा ही हो। अब देखो, छोटी बच्ची भैया कह कह के बुलाएगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो आप ये कहना चाहते हैं बाबूजी कि मैं इस लड़की को गिरा दूं? पहला बच्चा गिरा दोगी तो कोई बांझ नहीं हो जाओगी। पता है हमें कि हम बांझ नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चे को गिरा दूं। मेरा प्यार, मेरा ममता दोनों के लिए बराबर है, चाहे वो लड़का या लड़की। मैं अपनी ममता की कुर्बानी नहीं करने वाली। मेरा प्यार किसी बाप की दौलत की तरह नहीं है कि लड़के को ज्यादा और लड़की को कम। मैं कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ इस बच्चे की कि इस बच्चे को मैं जरूर इस दुनिया में लेके आऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना हो। किसी से भी लड़नी हो, मैं लड़ूंगी दीदी। बांझ नहीं हूँ मैं बांझ। इन लोगों ने 5 बार मेरा एबॉर्शन करवा दिया। हाँ, इन लोगों के आगे मैंने हाथ जोड़ा, भीख मांगी, किसी ने मेरी नहीं सुनी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे कोख में लड़के की जगह लड़की थी। एक औरत होने के नाते
तुम्हारे साथ ऐसा हो मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं शहर की लड़की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, पर मंजू तुम्हारी तरह हिम्मत नहीं है मुझे। कुछ भी हो जाए इसका अबॉर्शन मत होने देना। ये कान तरस गए माँ के शब्द को सुनने के लिए। शायद बड़ी माँ ही सुन लूं मैं अपने कान से। दीदी, दीदी, मैं कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ इस बच्चे की कि इस बच्चे को मैं जरूर इस दुनिया में लेके आऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना हो। किसी से भी लड़नी मैं लड़ूंगी दीदी, मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी दीदी तुम्हारे साथ। ये सिर्फ सक्सेना परिवार की स्थिति नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कन्या भ्रूण हत्या के ज्यादातर केसेस उच्च मध्यम वर्गीय परिवार और उच्च वर्गीय परिवार में पाए जाते हैं। सिर्फ पैसा और पढ़ाई मानसिक विकास की गारंटी हो ऐसा नहीं है। शर्म आती है ऐसी सोच पर जो लड़की के पैदा होने पर किसी भी नीचे स्तर तक जा सकते हैं। हमें ये सोचना होगा कि एक माँ के बिना सृजन नहीं हो सकता और एक बहू के बिना परिवार नहीं बच सकता। तब फिर एक बेटी से ही परहेज क्यों? जबकि सच तो ये है कि एक बेटी जीवन और संसार की नींव होती है। और ये बात एक माँ से अच्छा और कौन जान सकता है। और मंजू जैसी कोई भी माँ किसी भी हालत में अपनी बेटी को अपनी कोख में नहीं मार सकती। और वैसे भी एक औरत की जिंदगी उसकी चाहत से ज्यादा उसके परिवार के फैसलों से चलती है। ये तो निश्चित है कि मंजू अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, लेकिन क्या वो उसे बचा पाएगी? क्योंकि मंजू की लड़ाई एक विचारधारा से है, एक सोच से है, किसी व्यक्ति से नहीं। मैं श्रद्धा अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलूंगी मंजू के रूप में एक माँ की लड़ाई के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए इसी जज्बे के साथ, ना हौसला हारेंगे हम। कैसे मर्द हैं आप? आपके सामने इतना बुरा हुआ भाभी के साथ और आपने कुछ नहीं किया, और उल्टा आप मुझे समझाने आ गए कि मैं अपने बच्चे को अपने पेट में ही मार डालूं। मंजू तू ऐसा कर, तू यहाँ से भाग जा तू पुलिस के पास। बाकी इन लोगों को मैं देख लूंगी। मंजू तू भाग जा। पर दीदी ये मैं कैसे कर सकती हूँ? ये तू बिल्कुल चिंता मत कर मंजू, यहाँ सब लोगों को मैं संभाल लूंगी। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ हमारी बहू के साथ अत्याचार करेंगे तो बेचारी कानून के पास ही पहुंचेगी ना।